मैं डॉक्टर के एम सिंगाड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आज हम भारत के विशाल मैदान के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, उत्तर में जो दक्षिण से उत्तर और उत्तर से पूर्व और उत्तर पूर्व से दक्षिण की ओर पूरा विस्तृत हिमालय पर्वत फैला हुआ है। और हिमालय के बाद यहाँ पश्चिम में ये अरावली पर्वत, दक्षिण में ये अरावली पर्वतमाला है, यह विंध्याचल और सतपुड़ा है। इस तरह से इन पर्वत श्रेणियों के बीच में पूरा ये विस्तृत विशाल मैदान है। पश्चिम और उत्तर पूर्व की ओर विशाल मैदान पाया जाता है। तो इस विशाल मैदान के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यह मैदान पूर्व से पश्चिम में 3200 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इस मैदान की जो चौड़ाई है वो 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। पूरा ही मैदान धनुषाकार आकृति में फैला हुआ है। यह मैदान नदियों से निर्मित कांप मिट्टी के से बना हुआ है। इस मैदान का ढाल बहुत ही मंद है। इसका औसत ढाल 25 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर से भी कम है। गंगा नदी के डेल्टा से तराई तक इसका जो औसत जो हाइट है, इस मैदान की ऊंचाई है, वो 200 मीटर है। इस विशाल मैदान की जो कांप मिट्टी की गहराई है वो 3000 मीटर तक है। सिंधु नदी पंजाब, सिंध, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश तथा असम तक इस मैदान का विस्तार पाया जाता है। मैदान के भौतिक विभाग। सबसे पहले इस विशाल मैदान का भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश इस विशाल जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत, ये विशाल हिमालय पर्वत के बाद सबसे इसके निचली जो रेंज है वो शिवालिक श्रेणी। तो यहाँ महान हिमालय से और ये नदियाँ निकलती है और शिवालिक की पहाड़ियों के नीचे इसकी तलहटी में फुट हिल्स के अंतर्गत हिमालय पर्वत से ये नदियाँ बड़े बड़े कंकड़, पत्थर, बजरी, ये सब उसकी तलहटी में जमा कर देती हैं। तो यहाँ पर इसका जो जमा हो जाने से इसका जो इस भाबर प्रदेश की चौड़ाई है हिमालय के समानांतर, वो करीब 8 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। हिमालय से आने वाली अधिकांश नदियाँ इन बड़े बड़े बोल्डरों में, इन पत्थरों के अंदर नीचे की ओर बहती है, इन पत्थरों के बीच नीचे बहती हैं और एक तरह से ये नदियाँ विलुप्त सी हो जाती हैं। इस 8 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में नदियाँ दिखाई नहीं देती हैं। वे सारी नदियाँ धरातल के नीचे प्रवाहित होती हैं। इस तरह से भाबर प्रदेश जो पथरीला या कंकड़ युक्त मैदान का भाग है, जिसमें नदियाँ विलुप्त हो जाती है, दिखाई नहीं देती। जब इन कंकड़ पत्थरों के नीचे से छोटी छोटी जो महीन मिट्टी हैं, कांप मिट्टी हैं और छोटी छोटी रेत हैं, वो छन छन करके आगे आती है। इन पथरीले पदार्थों से आगे आकर के जब वो बीत जाती है मिट्टी और वहाँ पर पानी पुनः धरातल पर प्रकट हो जाता है, तो उस प्रदेश को हम तराई के नाम से
जानते हैं, जहाँ नदियों की जलधाराएं प्रकट होती हैं। तो एक तो बारीक बारीक मिट्टी होती है, फिर पूरा पूरा क्षेत्र दलदली होता है। तो इस दलदली भाग में ऊंची ऊंची घासें उत्पन्न हो जाती है। सघन वन इसमें पाए जाते हैं और इन वनों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। इस तराई प्रदेश में दलदली भाग होने के कारण मच्छरों का प्रकोप बहुत अधिक पाया जाता है। अब इन सघन वनों को साफ कर दिया गया है, यहाँ पर फार्म बना लिए गए हैं और सामूहिक कृषि के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद अब हम पश्चिमी मैदान, इसको सिंधु क्रम भी कहते हैं। तो अरावली के पश्चिम में सिंधु क्रम से अधिकांशतः जो पाकिस्तान में है, ये सिंध और पंजाब में फैला हुआ है। मिट्टी के टीले जो बीच बीच में हैं, इस पश्चिमी मैदान में, ये वाला जो पश्चिमी मैदान है पाकिस्तान और इसके सटा हुआ सारा ये मैदान है पंजाब और ये, तो इसमें बीच बीच में ऊंचे मिट्टी के टीले पाए जाते हैं और इन टीलों के बीच में लॉलैंड एरिया, निम्न भूमि पाई जाती हैं। तो इस निम्न भूमि को तल्ली कहते हैं। निम्न जो निचला भूभाग होता है, इसको तल्ली कहते हैं। जब वर्षा ऋतु में इस निम्न भूमि में जल भर जाता है तो ये कई झीलों, इस जल भर जाने से इस तलीय क्षेत्र में झीलें बन जाती हैं, जिन्हें ढांड कहते हैं। जो लोलैंड एरिया होता है, ज़्यादातर ये वेस्टर्न सिंधु क्रम के अंतर्गत जो मैदान है, उसमें जो ऊंचे टीले होते हैं, ऊंचे टीले के बीच में निम्न भूमि होती है। निम्न भूमि में को हम तल्ली कहते हैं और इसी तल्ली में जब जल भर जाता है वर्षा का तो झीलें बन जाती है, उन झीलों को हम ढांड कहते हैं। पश्चिमी जो मैदान है वो शुष्क भूखंड है। अब हम पूर्वी मैदान के बारे में पढ़ेंगे, जो गंगा व उनकी सहायक नदियों का मैदान है या उनके द्वारा निर्मित है। ये नदियाँ अधिकांशतः हिमालय से निकलती हैं और अपने साथ मिट्टी बहा करके लाती हैं और उसके कारण से ये जो गंगा सिंधु का जो गंगा और उसकी सहायक नदियों का जो मैदान है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, उर्वर है। इसके बाद यह मैदान जो आर्द्र जलवायु वाला है, इस मैदान का गंगा और उसकी सहायक क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल इस मैदान का 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इस उच्छावच की दृष्टि से हम देखते हैं, रिलीफ की दृष्टि से हम देखते हैं तो इस मैदान में बांगर प्रदेश या बांगड़ प्रदेश पाया जाता है। बांगड़ प्रदेश वह उच्च भूभाग है, थोड़ा ऊंचा भूभाग है, जहां वर्षा के समय बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, तो उसको बांगर प्रदेश कहा जाता है। इसका बांगर प्रदेश में इसका जो वाटर लेवल है वो बहुत अधिक गहराई में पाया जाता है। इस बांगर प्रदेश में चूना युक्त कंकरीली मिट्टी पाई जाती हैं। इसमें आर्द्रता कम पाई जाती है। पंजाब व उत्तर प्रदेश में इनका विस्तार पाया जाता है। इसी के साथ खादर प्रदेश वह प्रदेश है जहाँ प्रतिवर्ष नदियों द्वारा बाढ़ का पानी धरातल पर फैल जाता है और नई मिट्टी जमा कर देता है। इस प्रकार का जो खादर प्रदेश हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल में कहीं कहीं पर बालू के ढेर हो जाते हैं इस मैदानी भाग में, तो उसको हम भूड़ कहते हैं। और
दो नदियों के बीच का जो फर्टाइल लैंड होता है उसको, इस क्षेत्र को दोआब कहते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान में सिंचाई के बाद वहाँ पर जो जल भर जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाता है, जिसको रेह या कल्लर के नाम से जाना जाता है। इस भूमि में नमक की परत बिछ जाती है। सिंचाई के तुरंत बाद वाष्पीकरण हो जाता है और इस कारण ये रेह की परत है जो जम जाती है, मिट्टी खराब हो जाती है। डेल्टाई भागों के या समुद्री तटवर्ती भागों के इस मैदान में जहाँ ज्वार के कारण पानी ऊपर आ जाता है, तो जो मैदानी भाग है पूरा दलदली हो जाता है। तो इस तटीय क्षेत्र में जहाँ जो दलदली भाग होता है उसको हम बिल के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र में कुछ ऊंचे या उभरे हुए भूभाग होते हैं। जो डेल्टाई प्रदेश हैं, इन मैदानों में जो उभरे हुए ऊंचे भूभाग होते हैं उसको हम चार के नाम से जानते हैं। जहाँ दलदली भाग हैं, लो लैंड एरिया है इस भूभाग में, वहाँ पर जूट बोया जाता है। जबकि जो ऊंचे भूभाग हैं वहाँ पर जो वहाँ का जो क्या कहते हैं, उस ऊंचे भूभाग पर अधिवास बनाए जाते हैं, वहाँ मानव निवास करते हैं। इस तरह से इस जो गंगा सिंधु का मैदान है वो उसको हमने जानने का प्रयास किया। अब ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र की ये विशेषता है कि बहुत ही तीव्र गति से ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ बह करके आती है। अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में जलोढ़क या मिट्टी लाती हैं। कई बार थोड़ा बहुत भी अवरोध आ जाता है, तो अवरोध के कारण इस नदी में वो जो उसके जो किनारे होते हैं, तटबंध होते हैं, उनको तोड़ देती हैं और लो लैंड एरिया में जो निम्न भूमि है उसमें बाढ़ें आ जाती हैं जो बड़ी विनाशकारी सिद्ध होती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में कई अनेक लघु द्वीप भी पाए जाते हैं। इस प्रकार से इस विशाल मैदान के बारे में हमने जानने का प्रयास किया। इसकी नदियों को हमने अलग अलग क्रम में भी बांट सकते हैं। सिंधु नदी बेसिन का क्षेत्रफल जो 9.6 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं सिंधु क्रम में, जास्कर हैं, श्योक हैं, शिगार हैं, गिलगित हैं। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। बाढ़ के समय ये सागर के समान विस्तृत हो जाती हैं। इस महान नदी को अनेक पर्वत शिखरों से उतरने वाले हिम नदों के पिघलने से जल की प्राप्ति होती है। इसके साथ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, सिंधु नदी क्रम की प्रमुख सहायक नदियां हैं इसकी। सरस्वती शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर मार्ग में ही बलुई मिट्टी में लुप्त हो जाती हैं। घग्गर भी शिवालिक पहाड़ियों से निकलकर सरस्वती से मिलकर आगे पर्याप्त दूरी तक शुष्क घाटी में प्रवाहित होती हैं। गंगा नदी क्रम के अंतर्गत हिमालय तथा प्रायद्वीप से आने वाली, गंगा नदी क्रम में दोनों प्रकार की हैं। जैसे दक्षिण से आने वाली हमारी जो चंबल नदी है और उसकी सहायक नदियां हैं, और उत्तर से आने वाली जो गंगा की सहायक नदियों में गंगा है, यमुना है, काली है, करनाली है, रामगंगा है, गंडक है, कोसी है आदि नदियां इसमें से निकलती है। चंबल के साथ बेतवा, टोंस, कैन, सोन ये प्रमुख नदियां हैं। तो प्रायद्वीप नदियों द्वारा धरातल के अपर्दन से प्राचीन कठोर शैलें उभर आई है, जिनकी संरचना नदियों के प्रवाह के प्रतिकूल है। ब्रह्मपुत्र नदी क्रम के अंतर्गत
सापू है, मनास है, मरेली है, सुबनसिरी है, दिहांग है, लोहित है, और ये इनकी सहायक नदियों में तिस्ता है, मेघना है, सुरमा है। तो इस तरह ब्रह्मपुत्र में अनेक बार मार्ग परिवर्तन किए जाते हैं। ये विशाल नदी बाढ़ के समय अत्यंत भयंकर रूप धारण कर लेती है। तो अब उत्तरी मैदान की उत्पत्ति। उत्तरी मैदान की उत्पत्ति जो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बीच का भाग जो टेथिस महासागर था, और संपीडनात्मक और भू हलचलों के कारण यह इसमें संपीडन के कारण उसमें वलन पड़ गए, फॉल्ट पड़ गए, और ये ऊंचा पर्वत बन गए धीरे धीरे। और इन पर्वतों से जो मिट्टी निकल करके आई इस मैदान में प्रवाहित हो गई। दक्षिण में अरावली और विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों से जो पानी बह करके इस मैदान में जाता है, उसके द्वारा वहाँ नवीनतम मिट्टी जमा करके इस विशाल मैदान का निर्माण किया गया। इस तरह से भारत के विशाल मैदान के बारे में हमने आपको बताया है, और हो सकता है आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों